हेलो दोस्तों। तो भाई क्या हाल है आप सभी के? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? तो अब आप सोच रहे हो बोला पढ़ाई कैसी चलनी थी, आप तो 2-3 क्लास के बाद गायब ही हो जाते हो। अरे भाई गायब नहीं हुआ था। आप लोगों का कमेंट आया था कि सर जो क्लासेस है उनमें वॉइस जो है वो बहुत कम आ रही है, आवाज कम आ रही है। तो उसी के सॉल्यूशन में 2-3 दिन लग गए। मैंने उस आवाज कम के चक्कर में माइक की सारी सेटिंग छेड़ दी, जिससे सारा काम डिस्टर्ब हो गया। था सेल खत्म और छेड़ दी इधर से सेटिंग, और सारी कहानी जो है वो खराब होगी, आवाज ही नहीं सेट आ रही थी। तो आज पता नहीं कैसी आवाज आ रही होगी इस क्लास में। तो मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि कमेंट से ही मुझे ये पता लगता है कि क्लास कैसी चल रही है, कहाँ क्या दिक्कत है, मुझे क्या आपके लिए करना है। ठीक है, तो इसलिए और उससे ये भी लगता है कि मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों से बातचीत हो रही है मेरी। एक कनेक्टिविटी का जरिया है कमेंट्स। ये नहीं है कि मुझे वो है, मैं जवाब देता हूँ आपके कमेंट्स के जहां पर मुझे जरूरत होती है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा। आज की क्लास की साउंड कैसी है वो भी मुझे बताइएगा। और ऐसा ना सोचा करो कि सर ने क्लास बनानी छोड़ दी, क्योंकि आपके सिलेबस की आपसे कहीं ज्यादा चिंता मुझे है। और यही रीजन है कि रात के 11 बज रहे हैं, मैं आपके लिए क्लास बना रहा हूं। ठीक है, बस कुछ जिम्मेदारियों का बहुत ज्यादा है, वो भी जरूरी है मेरे लिए, मैं उन्हें भी नहीं छोड़ सकता और इधर से मैं आप लोगों को भी अकेला नहीं छोड़ सकता। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी समय रहते पूरा सिलेबस करवा दिया जाए। तो आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ तथा हानि। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले जो लास्ट क्लास के परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन बच गए थे, पहले हम उन्हें डिस्कस करेंगे ताकि हमारा परसेंटेज का जो टॉपिक है वो पूरा अच्छे से कवर हो जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं, परसेंटेज टॉपिक की क्लास नहीं देखी है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। वहां से आप ब्रह्मास्त्र क्लास 2025 जो कि सीईटी और एस्टेट दोनों को ध्यान में रख के बनाई गई है, उन्हें आप देख सकते हैं। ठीक है, और जो एस्टेट के प्रीवियस ईयर पेपर है वो भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में मिलेंगे, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन जो है वो हमें करने होते हैं। आप खुद भी सेल्फ स्टडी करें तो आपको पता लग जाए। ठीक है, तो फिर करते हैं आज की क्लास को शुरू। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज टॉपिक से रिलेटेड है। क्वेश्चन है कि इन एन एग्जाम 34% फेल्ड इन मैथ्स, 42% फेल्ड इन इंग्लिश, if 20% failed in both the subject then find the percentage of student who passed in both the subjects। इसी परीक्षा में 34% विद्यार्थी गणित में फेल हुए, 42% अंग्रेजी में फेल हुए तथा 20% दोनों में फेल हुए। तो बताइए कितने प्रतिशत दोनों विषयों में पास हुए। ध्यान दीजिएगा, पास वाले पूछ रहे हैं और क्वेश्चन में जिक्र फेल वालों का है। तो इस क्वेश्चन को आप फेल से भी कर सकते हैं, पास से भी कर सकते हैं, दोनों तरीकों को ध्यान से सुनिएगा। मुझे बड़े ध्यान से सुना करो, क्योंकि जब मैं बोल रहा होता हूँ मैं वो सारी दिक्कतें बताता हूँ जो किसी क्वेश्चन में आनी होती है। लास्ट क्लास में मैंने 3 से 4 मेथड बताए। मैंने एक मेथड से सोल्व किया, दूसरा आपको दिया, तो आप कह रहे हो कि नहीं आंसर गलत आ रहे हैं। ऐसा नहीं है बच्चे, मेथड चेंज करने से आंसर गलत नहीं होते। मैं अभी 2 मेथड दिखाऊंगा, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, बशर्ते कि आप ध्यान से सुना करो। कहीं दिक्कत रह जाती है तो क्लास को दोबारा से देखा करो। ठीक है, अब देखो, पूरे क्वेश्चन में फेल का जिक्र है, यानी कि मैं क्वेश्चन को फेल में चलाऊंगा। इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि 34% स्टूडेंट जो है वो गणित में, मैथ में फेल हुए, यानी कि मैथ में कितने फेल हो गए? 34%। ठीक है भाई, और इंग्लिश में कितने फेल हुए? 42%। 42% किसमें फेल हुए? इंग्लिश में। तो अगर मैं इन दोनों का टोटल करके देखूं, 4 2 6 4 3 7, 76% स्टूडेंट थे जो फेल हुए। ठीक है, मैथ में और इंग्लिश में। लेकिन अब यहां गड़बड़ क्या हो गई? जब बच्चों से पूछा कि भाई मैथ में कितने बच्चे फेल, तो 34 बच्चों ने हाथ खड़ा किया। फिर पूछा इंग्लिश में कितने बच्चे फेल, तो 42 बच्चों ने हाथ खड़ा किया। तो इस गिनती के अंदर कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो 2 बार ऐड हुए। क्यों? क्योंकि वो मैथ में भी फेल थे और इंग्लिश में भी। तो जब मैथ वाले पूछे तो उन्होंने यहां भी हाथ खड़ा किया, और जब इंग्लिश वाले पूछे तो उन्होंने यहां भी हाथ खड़ा किया। यानी कि एक बच्चा इसमें 2 बार काउंट हुआ। और ऐसे कितने बच्चे थे? 20 बच्चे ऐसे थे जो 2 बार काउंट हुए। तो इस टोटल में से ये 20 बच्चे जो है हमने माइनस करने, कि 2 बार आगे थे। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा? 56%। तो ये 56% स्टूडेंट ऐसे हैं जो फेल हैं। ठीक है, जो फेल है, क्योंकि क्वेश्चन पूरा फेल में चलाया जा रहा है। तो ये 56% स्टूडेंट फेल हैं। तो पूछ रहा था कितने प्रतिशत दोनों विषयों में पास हुए। तो 56% स्टूडेंट फेल होने का मतलब 100 में से 56 स्टूडेंट जो हैं वो फेल हैं। तो बचे कितने? 44%। ठीक है, तो 44% स्टूडेंट ऐसे हैं जो पास हैं, यही पूछ रहा था। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा।
ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 56 भी है और ऑप्शन में भी 56 लिखा है, तो वहां गलती नहीं करना। ठीक है, ध्यान रखना। अब किसी बच्चे को लगे कि इसको दूसरे तरीके से कैसे करना है, तो वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। उसके लिए फिर हम क्वेश्चन को किस में चलाएंगे, पास में चलाएंगे। अभी मैंने किस में चलाया था, फेल में चलाया था, तो अब पास में चलाएंगे। अब देखो, अगर मैं कहूं कि 34% स्टूडेंट इसमें मैथ में फेल हैं, मैथ में फेल है 34%, तो 34% फेल होने का मतलब 100 में से 34 बच्चा मैथ में फेल हो गया, तो कितने परसेंट पास हुआ, तो 100 में से 34 माइनस कर दो, तो कितना बन गया 64%, 66%। ठीक है भाई, अगर 34% मैथ में फेल हैं तो 66% क्या है, मैथ में पास। क्लियर है भाई, ये बात समझ में आई। अब इसी तरह से अगर 42% इंग्लिश में फेल हैं तो कितने परसेंट, 58% क्या हो गए, ये पास हो गए, किसमें, इंग्लिश में। 100 में से माइनस करके लिख देना। अब ये भी पास, ये भी पास, तो टोटल कितने पास आपने टोटल करना है, जैसे यहां किया था वैसे यहां भी करना है, तो 8 6 14, 6 5 11 और 1 12, कितने हो गए 124%, ये स्टूडेंट क्या है, पास है। क्लियर है भाई। अब इसमें से क्या होता है, ये जो कॉमन होते हैं ना दोनों सब्जेक्ट के, इसको माइनस करना होता है, इस टोटल में से ये कॉमन वाले माइनस करने होते हैं। अब मुझे बताओ, अगर 20% दोनों में फेल है तो 80% दोनों में पास हुए होंगे, तो इस 80% को इसमें से करना है माइनस, तो बचेगा कितना, 44%। क्या ये बात आई समझ में। तो 44% दोनों सब्जेक्ट में पास हुए और यही आपसे पूछ रहा था, तो आंसर आपके पास आ चुका है। अब माइनस नहीं करना, क्यों, क्योंकि पूरा क्वेश्चन पहले से ही पास में चल रहा है और वो आंसर में भी पास ही पूछ रहा है, तो इसलिए राइट आंसर बनेगा 44%। तो देखो दोनों तरीकों से सही आंसर आया इसका। क्लियर है, तो लेकिन ध्यान रखना है कैसे चलाना है, कहां प्लस होगा कहां माइनस होगा। ठीक है, तो इसी के साथ एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन क्या है। In a village, 70% of the people speak English, 65% can speak Hindi. If 27% can speak none of the two languages, then how many can speak both the languages? कह रहे किसी गांव में 70% आदमी जो है अंग्रेजी बोलते हैं, 65% हिंदी बोलते हैं और 27% दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं। तो बताइए कितने आदमी दोनों भाषाएं बोलते हैं, यानी कि हमें बोलने वाले चाहिए। तो तुम मुझे बताओ यहाँ पे कि 70% इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, 70%, ये बोलने वाले हैं। ठीक है, अब 65% बोलते हैं हिंदी, हिंदी कितने बोलते हैं, 65%। तो मैंने कहा इसका टोटल करो, टोटल करोगे तो कितना हो गया, 135%। तो 135% जो है आदमी बोलते हैं। अब इस बात का मतलब क्या, कि ऑब्जर्वेशन किया 100 लोगों पे और बोलते पाए गए 135। इज इट पॉसिबल कि 100 लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कितने जो है वो बोलने वाले हैं और कितने ना बोलने वाले हैं, कोई भाषा है, कितने उसमें से बोलते हैं कितने उसमें से नहीं बोलते। तो देखा कि ऑब्जर्वेशन में 100 पे ऑब्जर्वेशन किया, बंदे मिले 135। ये तो हो नहीं सकता ना, कि भाई फार्म तो भरा 100 लोगों ने और जब रिजल्ट आया तो पास हो गए 135। इज इट पॉसिबल, नहीं, ये पॉसिबल नहीं। तो फिर यहां गड़बड़ हुई क्यों, जैसे पिछला क्वेश्चन था कि ऐसे बंदे भी थे जो इंग्लिश भी बोलते थे और हिंदी भी बोलते थे, तो ऐसे बंदे दो जगह काउंट हो गए, इधर भी और इधर भी, इसीलिए जो टोटल है ये बढ़ गया। पिछले वाले में बढ़ा नहीं था, कोई बात नहीं, लेकिन सेंस यही थी। तो अब मुझे बताइए कि यहाँ पे अब वो कितने बंदे हैं जो बढ़ गए, तो अब वो कैसे पता लगेगा, ध्यान दीजिएगा। 27% दोनों में से कोई भाषा नहीं बोलते हैं, तो 100 में से 27 माइनस करके चलो, 27 3 30 और 70। ठीक है, तो ये 73% ऐसे हैं जो कोई भाषा बोलते हैं। ध्यान दो, हम वहां क्वेश्चन में क्या लेके चल रहे हैं, बोलने वाले। ठीक है, बोलने वाले लेके चल रहे हैं, और यहाँ पे 27% दोनों में से कोई भाषा नहीं बोलते हैं, तो 27 हटा देंगे तो 73% तो ऐसे है ना जो कोई ना कोई भाषा बोलते हैं। तो इस 135% में जो कि 2 बार बंदे काउंट हुए, इसमें से 73 को माइनस करना है। तो तरीका सेम पिछले वाले की तरह, पहले प्लस फिर माइनस। तो माइनस करेंगे तो 3 और 2 5, 7 और 6 13, 62% ऐसे बंदे हैं जो दोनों भाषाएं बोलते हैं, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ध्यान से करना, ये क्वेश्चन कई बार आया, स्टेट में भी कई बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, और आपका सीईटी के अंदर भी ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। क्लियर है, तो फॉर्मेट याद रखना, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के चलना,
ठीक है, यहां पर जब ये जुड़ते हैं तो इनमें से ये आप 27 क्यों नहीं माइनस किया, ध्यान दो 27 क्यों नहीं माइनस किया, क्योंकि 27 भाषा नहीं बोलने वाले थे और हम क्वेश्चन को बोलने वाले में चला रहे थे। तो इसको दूसरे मेथड से करके देख सकते हो। तो उसमें यहाँ पे 30 आएगा, यहाँ 100 में से 65 घटाएंगे 35 आएगा, फिर इस टोटल में से 27 माइनस करेंगे तो जो आएगा 100 में से माइनस करना पड़ेगा, ध्यान रखना वो गलती ना कर दे। चलो अगला क्वेश्चन फिर, नेक्स्ट। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वाटर, हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 200 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। ताजे फलों में 68% पानी और सूखे फलों में 20% पानी है, तो बताइए 200 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। अब देखो भाई, इसको भी दो तीन मेथड से कर सकते हैं, लेकिन मैं एक ही मेथड बताऊंगा इस क्वेश्चन के लिए, जो कि सबसे आसान मेथड है। ठीक है, वो मेथड क्या है, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास टोटल 200 किलोग्राम फ्रेश फ्रूट है, ताजे फल है, जिनसे हमें ड्राई फ्रूट निकालना है, यानी कि सूखा फल निकालना है। ठीक है, अब वो कैसे निकालेंगे, हम ले आए टोटल कितना 200 किलोग्राम फल। ठीक है, इस 200 किलोग्राम फल में जो ताजा फल है ये, इसमें 68% पानी है। ठीक है, अब ये 68% पानी है, तो तुम मुझे बस एक बात बता दो कि 68% अगर पानी है इसमें, तो फ्रूट सेक्शन कितना है, फल कितना है। तो तुम कहोगे सर जी 100 में से 68 पानी हो गया, तो 32% इसके अंदर फ्रूट है। क्या ये बात समझ में, कैसे 100 में से 68 घटा दिए तो 32% फ्रूट है। यानी कि इस 200 किलोग्राम का आप 32% निकालेंगे तो वो फ्रूट आ जाएगा। फ्रूटी क्यों निकाला, मैंने बताया कि भाई यहाँ पे हमें फ्रेश फ्रूट सॉरी ड्राई फ्रूट निकालना है। फ्रेश फ्रूट से, ताजे फल से हमें ड्राई फ्रूट निकालना है। तो इस 200 किलोग्राम का 32% क्या है, ये फ्रूट है। क्या ये बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि सूखा जो फल है, यहाँ तो ताजा फल मैंने लिख रखा है, ये ताजा फल लिखा है, अब यहां से हम सूखा फल बना रहे हैं। तो जो सूखा फल है उसमें 20% पानी है, तो अगर सूखे फल में 20% पानी है तो उसमें फ्रूट कितना है, 80%। फ्रूट कितना उसमें, 80%। किसका, सूखे फल का। अब सूखा फल कितना बनेगा, मुझे क्या पता कितना बनेगा, शुरुआत में तो बताया था कि 200 ग्राम ताजा फल है, इसी से मुझे सूखा फल बनाना है, कितना बनेगा मुझे नहीं पता कितना बनेगा। लेकिन इस सूखे फल का, इसका 80% क्या है, फ्रूट है, कि 20% उसमें पानी है, तो पानी हटा दो, हमें फ्रूट चाहिए तो फ्रूट हमने ले लिया। ये भी क्या है, फ्रूट है। तो ये है ताजे फल में, ये है सूखे फल में, तो दोनों ही फ्रूट है, तो दोनों को आप कर दें इक्वल। बस इतना सा काम करना है, जिस बच्चे ने ये कर दिया तो क्वेश्चन ऐसे ही खत्म। देखो परसेंटेज इधर भी है इधर भी है, नीचे 100 आएगा आपस में कट जाएगा, छोड़ दो। अब 0 से 0 काट दो, 8 से 4 पे काट दो, 20 तो क्या हो गया 80 किलो, कितना आ गया एक्स की वैल्यू, तो कितना फ्रूट बनेगा सूखा, 80 किलो बनेगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, इजी था, बशर्ते कि ये लाइन आपको लिखनी आनी चाहिए, तो जो पूछा है उसमें लेके चलो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। The population of a town was 9800. If number of males and females are increased by 8% and 5%, then the population becomes 10458. What was the number of males before increases? कह रहे किसी शहर की जनसंख्या 98 से थी, यदि पुरुषों और महिलाओं की संख्या में 8% और 5% की वृद्धि हो और कुल जनसंख्या 10,458 हो जाए, तो वृद्धि होने से पहले पुरुषों की संख्या कितनी थी। तो भाई देखो, इस चीज को हम करेंगे एलिगेशन से। ठीक है, मिश्रण विधि से करेंगे, तो करना कैसे है ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे एक साइड लिखेंगे मेल, एक साइड लिखेंगे फीमेल। ठीक है, मेथड समझ लो। यहाँ पे जो पुरुष और महिलाओं की संख्या में कितनी कितनी वृद्धि हुई, 8% और 5%। ठीक है, तो अब ये जो एलिगेशन हम लगाते हैं इस मेथड के लिए, आपका यहाँ परसेंटेज वैल्यू है, यहाँ परसेंटेज है, तो यहाँ बीच में भी एक परसेंटेज वैल्यू आएगी, और वो कहाँ से आएगी, उसके लिए आप देखो टोटल पॉपुलेशन कितनी थी 9800। ठीक है, शुरुआत में कितनी थी 9800, पुरुष 8% बढ़ गए, महिला 5% बढ़ गई, और कुल जनसंख्या 10,458 हो गई। कितनी होगी, 10,458 इतनी हो गई। तो मैं बोलूं कि 9800 वाली चीज 10,458 होगी तो कितनी बड़ी,
तो तुम कहोगे सर जी इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो ये हो गया 658। ठीक है भाई, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो ये कितना हो गया 658, यानी कि 658 बढ़ गई। ये तो तुमने नंबर्स में बता दिया, लेकिन मैं बोलूं कि कितने परसेंट बढ़ गई मुझे ये भी बता दो। तो कितने परसेंट बढ़ी, तो 658 बढ़ी किस पर, 9800 पर। भाई ओरिजिनल तो 9800 थी, इसी से तो देखा ये बढ़ गई कितनी, 658। तो इनटू में कर दे 100%, तो कितने परसेंट जनसंख्या बढ़ी वो हमें यहां से पता लग जाएगा। अब इसको काटेंगे तो इससे कटा ये, ठीक है, 13 से कट रहा है, 13 से छोड़ो, चलो 2 से काट देते हैं। 2 चौके 8, 2 नी में 18, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 नी में 18। ठीक है, 7 चौके 28, 7 से कट रहा है, 7 सत्ते 49, 7 चौके 28 और 7 सत्ते 49। ठीक है, बस। तो 47/7% हो गया, कितना आ गया, 47/7%। तो इसको आपने चिपका देना यहाँ पे। ठीक है, अब देखो सारी वैल्यू परसेंटेज में आ गई। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर ये जो बीच वाली वैल्यू है ये फ्रैक्शन में आ गई, बटे में आ गई। तो अब क्या करूं भाई, ये तो बिना बटे वाली है, ये बटे वाली आ गई, तो कोई बात नहीं, इसका बटा काट देते हैं। ठीक है, पहली बात तो मैं परसेंटेज हटा रहा हूँ, ये तो मैं ये दिखाना चाह रहा था कि सारी वैल्यूज परसेंटेज में लेनी है। तो इस बटे को काटेंगे, तो बटे को काटने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर दो सब। जैसे 7 से मल्टीप्लाई कर दूं ये 47 आ जाएगा, ये 8 सत्ते 56 हो जाएगा, और ये 7 पंजे 35 हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये बात ध्यान रखना, जब यहाँ वैल्यूज को रखेंगे तो इन दोनों में से कोई एक वैल्यू बड़ी होगी, और ये जो वैल्यू होगी वो इनके बीच की कहीं होगी, मतलब छोटी से कम नहीं होगी और बड़ी से ज्यादा नहीं होगी। देखो इनके बीच में आएगा ना, ये 47 नंबर 35 और 56 के बीच में आएगा। अब यहां से आपने लगाना है एलिगेशन, लगाते कैसे उसके लिए लाइन बना लो, थोड़ा सा डिजाइन बना दो। ठीक है, अब क्या करना है, इस बड़े नंबर में से इसको माइनस करना है। ठीक है, तो 56 में 47 गए तो कितना हो गया, 9। ठीक है भाई, तो 56 में 47 गए 9। अब इस बीच वाले में से इसको माइनस कर दो। ठीक है, तो कितना हो गया, 12। क्या ये बात समझ में आई? इसका और इसका डिफरेंस यहाँ पे लिखना है, इसमें से इसको माइनस करके यहाँ लिखने तिरछे हैं, ये बात ध्यान रखना है, इसीलिए लाइनें लगाई हैं आप। ठीक है, तो अब यहां से ये रेशो मेरे पास आ गया 3 चौके 12, 3 तिया 9, यानी कि 4 हिस्से पुरुष थे, 3 हिस्से उसमें महिलाएं थी। कब, शुरुआत में। तो वो क्या पूछना चाह रहा था, वृद्धि होने से पहले जो पुरुषों की संख्या थी वो कितनी थी। तो 4 और 3, मैंने कहा 4 हिस्से पुरुष 3 हिस्से महिलाएं, तो टोटल हो गए 7 हिस्से, जिसमें से मुझे बताने पुरुष, तो 4/7 हिस्सा किसका था, पुरुष। अब 4/7 किसका करना है, 9800 का। शुरुआत में तो 9800 थे ना, तो इसका 4/7 कर दो। क्लियर है। यहां से अब मैं इसको सोल्व करूंगा तो 7 से काटूंगा, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 0 0, 14 चौके 56, तो 5600 आपका बनेगा पुरुषों की संख्या। तो 5600 ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ। क्लियर है ये बात। ठीक है, तो इस तरीके से आप रेशियो में डिवाइड करेंगे इस शुरुआत की जनसंख्या को, यही पूछ रहा था। ठीक है, तो अब महिलाएं निकाल लोगे ना, महिलाएं निकालनी पड़े तो क्या, टोटल थे 7 हिस्से जिसमें से 3 हिस्से महिलाएं थे, तो 3/7 करना है आपने 9800। क्लियर, तो ये करना था आपने। और ये लास्ट टाइप था हमारा परसेंटेज का। इसके बाद परसेंटेज टॉपिक हमारा जो है वो खत्म हुआ, और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है विच इज प्रॉफिट एंड लॉस, वो हमारा शुरू करते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि, इसको शुरू करने से पहले एक दो छोटी छोटी बातें हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप सभी को पता भी है, वो मैं एक बार बता दूं, थोड़ा थोड़ा सा बता दूं। तो देखो सबसे पहली बात तो क्या, इस प्रॉफिट एंड लॉस में 3-4 चीजों की जरूरत पड़ेगी, जिसमें कि पहला है सीपी, जिसको आप बोलते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या होता है भाई, जिस रेट पे कोई चीज खरीदते हैं ना, वो क्रय मूल्य होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी कि खरीद रेट, क्रय मूल्य। ठीक है, उसके बाद एसपी, एसपी होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो जिस रेट पे कोई सामान बेचा जाता है वो होता है विक्रय मूल्य। मान लो आपने 10 रुपए का एक पेन खरीदा, तो 10 रुपए में खरीदा है, वो उसका क्रय मूल्य हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, और आपने उसको आगे 15 रुपए का बेच दिया, तो 15 रुपए उसका हो गया सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट यानी कि लाभ, और लॉस यानी कि हानि। प्रॉफिट और लॉस, अब ये बात सबको मालूम ही होगी भाई, प्रॉफिट कब होगा, जब तुम 10 के पेन को 15 का बेच रहे हो, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कम की खरीद के चीज ज्यादा की बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, कमाई होगी।
लॉस कब होगा? जब तुम 10 का खरीद के 8 का बेच दो। भाई खरीद के लाए 10 का और बेच दिया 8 का, तो 2 रुपए का लॉस हो गया ना। तो यहाँ पे लाभ और हानि, ये भी प्रैक्टिकल सी बात है, कोई रटने वाली बात नहीं है। लेकिन अब बात आती है कि परसेंट प्रॉफिट क्या होगा, लाभ का प्रतिशत क्या होगा, और परसेंटेज लॉस यानी कि हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो इसके लिए आप ध्यान रखेंगे, दिस इज प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट अब बटे में सीपी इंटू में 100%। ठीक है, यानी कि आप लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? ऊपर लिखना है लाभ, नीचे लिखना है क्रय मूल्य, और इंटू में लिखना है 100%। ध्यान रखना, यहाँ पे लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, अभी मैं हानि प्रतिशत भी लिखता हूं। हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे? लॉस अपॉन में सीपी इंटू में 100%। ठीक है, हिंदी वाले लिख लेंगे हानि बटे में क्रय मूल्य और गुणा में 100%। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट यानी कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य पर आप कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमें किससे पता लगता है कि लाभ हुआ या हानि हुई? जिस रेट पे आप सामान को खरीद के ला रहे हैं उससे ज्यादा का बिका तो लाभ हुआ, तो किसने बताया? जिसपे खरीद के लाया उसी ने तो बताया कि ज्यादा का बिका है कि कम का बिका है। तो जिससे कंपैरिजन होता है उसी को हम नीचे रखते हैं परसेंटेज बनाते हुए। ठीक है, तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट करना है। लेकिन कई बार सिचुएशन में अगर बोले ना किसी क्वेश्चन में कि जो प्रॉफिट और लॉस परसेंट है वो सेलिंग प्राइस का, अगर बोले कि विक्रय मूल्य का, जब तक ये ना बोले ना कि भाई विक्रय मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत हो रहा है, तब तक नीचे विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस नहीं रखना, हमेशा कॉस्ट प्राइस रखना है। ठीक है, ये बात याद रखना, सीपी पर ही आप लाभ या हानि प्रतिशत कैलकुलेट करेंगे। तो ये थी इसकी कुछ बेसिक सी बातें, ये इसके किरदार हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। किरदार ही नहीं पता होंगे तो फिर क्वेश्चन भी आपको करने में दिक्कत आएगी। तो किरदार मैंने बता दिए सारे। आप क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल बेसिक से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, ताकि आप कंसेप्ट समझे और किसी को लगे कि यार इतने बेसिक लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं। तो आपको बता दें, ये क्लास ऐसे नहीं बनाई जाती, इन क्लासेस के लिए मेहनत लगाई जाती है, पहले चीजों को ऑब्जर्व किया जाता है, उसके बाद ही ये क्लास बनाई जाती है। कोई भी क्वेश्चन हैवी नहीं रखा हुआ, पिछले पेपर उठा के देख लेना, क्वेश्चन मिलेंगे आपको ऐसे। ठीक है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा कंसेप्ट जो बता रहा हूँ। कह रहा है कि ए मैन बाइज एन आर्टिकल ₹4.2750 एंड सेल्स इट ₹4.2860, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। कह रहे हैं कि एक आदमी ₹27.5 में एक वस्तु खरीदता है और साढ़े साढ़े 28 नहीं, ₹28.60 में उसको बेच देता है, तो उसका लाभ का प्रतिशत कितना होगा? तुम देखो भाई, खरीद के कितने के लिए लाया? वो लाया ₹27.5 में, और बेचा कितने का? बेचा उसने ₹28.60। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ सीपी और एसपी लिखूंगा मैं, कभी कोई बोले कि सीपी एसपी नहीं समझ में आए, ये खरीदने का रेट है, ये बेचने का सेलिंग प्राइस है ये। ठीक है, तो तुम मुझे बताओ, 27.5 का लाया और ₹28.60 का बेच दिया, तो कितने रुपए फालतू बेचा? ₹1.10। क्यों भाई? ₹1.10 बढ़ा के बेचा ना, तो ₹1.10 क्या हो गया? ये प्रॉफिट हो गया। तो कह रहा है कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, लाभ कितने प्रतिशत हुआ? तो आपने ऊपर लिखना है 1.10, नीचे लिखोगे सीपी 27.50, और कितने परसेंट हुआ इसके लगाएंगे 100%। ठीक है भाई, क्लियर है? अब देखो, यहाँ भी डेसिमल के बाद दो, यहाँ डेसिमल के बाद दो, तो डेसिमल से डेसिमल उड़ गया, खत्म हो गया, कट जाएगा, इसके नाम का 100 नीचे, इसके नाम का 100 ऊपर, कट गया, खत्म कहानी। इस जीरो से भाई ये जीरो कट गई, जो कट रहा था काट दिया। अब 5 से काटूंगा तो 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, जीरो। ठीक है भाई, 11 से काटा 5 पे और 5 से काटा 4 पे, तो 4% क्या हो गया? लाभ हो गया। यहाँ पे 4% जो है प्रॉफिट हो। क्लियर है? तो ये आपको प्रॉफिट परसेंट आ गया होगा कैलकुलेट करना। लॉस होता तो उस केस में ऊपर लॉस लिख देते, बटे में सीपी लिख देते, इंटू में 100% कर देते, तो वो क्वेश्चन मैंने नहीं रखा इसमें। ठीक है, समझा रहा हूं, उस टाइप को नहीं रखा, लेकिन समझ लो करना क्या है। लॉस परसेंट निकालना होता तो जो भी लॉस है उसको ऊपर लिख दो, बटे में सीपी लिख दो, और इंटू में 100%। अब कुछ बच्चों के माइंड में अभी भी चल रहा होगा, बोला एसपी कब लिखना है? एसपी सेलिंग प्राइस कब नीचे आएगा? जब वो कहेगा कि क्रय उस पे सॉरी विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती है। ध्यान दो, मैंने क्या बोला कि सेलिंग प्राइस पर कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस होता है, तो उस सिचुएशन में नीचे सेलिंग प्राइस रखेंगे, अदरवाइज हमेशा सीपी रखेंगे बिना के। क्लियर है? अब ये टाइप समझ में आ गई होगी। चलो फिर नेक्स्ट टाइप के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? कह रहा है कि
a man bought an old typewriter for rupees 1200 and spent rupees 200 on its repair. He sold it for rupees 1680. Find his profit percent. एक आदमी एक पुरानी टाइपिंग मशीन 1200 रुपए में खरीदता है और उसकी मरम्मत पे 200 रुपए खर्च कर देता है। अगर वह 1680 में से बेचेगा तो उसे लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो एक बात ध्यान रखनी है कि जो चीज आपने खरीद ली और उस खरीदने के बाद जो आप उस पर एक्स्ट्रा रुपए खर्च रहे हैं वो भी आपका कॉस्ट प्राइस में शामिल होगा। जैसे इसका एक सिंपल सा सरल सा एग्जांपल जो मैं देता हूं कि मान लो आपने एक फ्रिज खरीद लिया 20,000 रुपए का, सिंपल सी हमने बात कर ली, 20,000 रुपए का फ्रिज खरीद लिया तो सीपी आपका 20,000 हो गया। लेकिन वो 20,000 का फ्रिज जेब में डाल के तो आएगा नहीं। अब घर पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कोई कन्वेंस करना पड़ेगा, कोई ऑटो आपको करनी पड़ेगी। तो मान लो उस ऑटो वाले ने उससे 500 रुपए ले लिए, ठीक है, 500 रुपए घर तक लाने के उसने ले लिए। तो अब वो सीपी जो हुआ वो 20,000 नहीं होगा, 20,000 में 500 ऐड करके 20,500 रुपए हो। क्या ये बात समझ में आई? यानी कि जो भी आप उसके ऊपर एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं वो भी आपके सीपी में इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे टाइपिंग मशीन खरीदी थी 1200 की और मरम्मत पर लगा दिए 200 रुपए, तो 1200 और 200 कितने हो गए, 1400 रुपए। तो ये क्या हो गया, उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी कि खरीदने का रेट हो गया। अच्छा, अब उसने बेचा कितने में, 1680 रुपए में। ये क्या हो गया, उसका बेचने का रेट। ठीक है, तो आप मुझे बताइए 1400 का सामान 1680 का बिकेगा तो क्या 280 रुपए का प्रॉफिट नहीं हो गया यहाँ पर? बिल्कुल हो गया भाई। ठीक है, तो 280 रुपए जो है प्रॉफिट है, लेकिन परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा था तो कैसे निकालेंगे, ऊपर 280 नीचे 1400 और इनटू में 100%। ठीक है भाई, जीरो से जीरो उड़ी, जीरो से जीरो उड़ी, 14 से 2 पे उड़ा और 2 गुना 10 20%। 20% जो है वो यहां पर लाभ हुआ। आंसर ऑप्शन नंबर डी में से। क्लियर है? तो ये बात आप याद रखें, इस तरीके से आपने करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A person bought an article for rupees 80.40 and sells it at a loss of 15%. Find his selling price. एक आदमी 80.40 रुपए में एक वस्तु खरीदता है और इसे 15% की हानि पर बेचता है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, अब देखो भाई, खरीद के कितने की लाया, 80.40 की, और बेची कितने लॉस पे, 15% लॉस। बोला बिकेगी कितने की, ये पूछ रहे। ठीक है, तो अब इसके करने का जो तरीका है बिल्कुल आसान है। फार्मूला नहीं लिख रहा हूं, फार्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है। फार्मूला लिखूंगा तो कहीं ना कहीं उलझ जाओगे, बशर्ते कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचना शुरू कर दो। आप मुझे बताइए 80.40 रुपए का कोई सामान है, ठीक है, और इसे हमें बेचना है लेकिन 15% नुकसान पे बेचना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 100 रुपए पे 15 रुपए का नुकसान करवाना है, यानी कि 100 के 15 का नुकसान कराऊंगा तो 85% में बेचना है। तो इसका आप 85% निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा सेलिंग प्राइस के लिए। क्या ये बात समझ में? ये आपका सामान है 80.40 का और इसे 15% के लॉस पर बेचना है, तो 15 का नुकसान खाना है, तो इसका मतलब 85% तो कमाना है। तो 85% आप इसका निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सोल्व कैसे करना है, इसका पॉइंट हटा के नीचे 2 जीरो लगा देना। इससे ये कट गया, 2 से काटूंगा, 2 चौके 8, जीरो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 से इसको काट दो, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। ठीक है, अब इसको मत काटना। तो आप कहोगे सर इसको भी तो काटा है, इसको क्यों नहीं काटे? इसको काटोगे तो नीचे 50 बचेगा और कैलकुलेशन जो है थोड़ी सी टफ हो जाएगी। मैं इसको एज ए पॉइंट लगाने के लिए काम में ले लूंगा। तो अब मुझे क्या करना है, 402 की 17 से गुना करनी है, तो 17 दूनी 34, 17 चौके 68 और बटे में 100 होने से यहाँ पर लगेगा पॉइंट। भाई नीचे में 100 आएगा तो 100 को हटाऊंगा तो पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा। तो 68.34, 68.34 ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ये है इसका सेलिंग प्राइस, ये है इसका एक मेथड। ये आप समझ गए होंगे, कोई मुश्किल नहीं थी। इसी का क्वेश्चन दूसरा बता देता हूँ, मेथड तो बाद में बताऊंगा, पहले क्वेश्चन सुन लो। अगर यही सामान 80.40 वाला 15% के प्रॉफिट में बेचना होता, ध्यान से सुनते रहने इन बातों को। हम सामान खरीद के ला चुके, हमें बेचने हैं, ठीक है। अगर लॉस पे बेचना है तो 100 में से माइनस करके उतना परसेंट निकाल दो। अगर प्रॉफिट में बेचना है तो फिर 80.40 का सामान 15% प्रॉफिट में बेचना है, इसका मतलब 100 के 115 बनाने, सीधी सी बात है। तो 115% इसका निकाल देना, 115% मतलब 115/100, यहां से ये प्रॉफिट में बिक जाएगा। क्या ये बात समझ में क्लियर है? इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो अब बात करते हैं इसकी दूसरी बात क्या है भाई। दूसरी बात ये है कि इसी क्वेश्चन को आप फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं। व्हाट इज फ्रैक्शन मेथड, तो उसको देख लेते हैं।
यहां पर 15% लॉस है। 15% का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात तो इसका फ्रैक्शन बनाएंगे, ये बनेगा 15/100। परसेंटेज जब भी हटेगा नीचे क्या लगेगा? 100 लगेगा। अब इसको काट दो, 5×3 = 15, 5×2 = 10, 0। ये कितना बन गया? 3/20। ठीक है, ये 3/20 बन गया। ठीक, ध्यान दीजिएगा नीचे यहाँ पे ये क्या है? ये क्या है? लॉस। ये है हानि प्रतिशत। और मैंने कहा था प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट किस पे कैलकुलेट होता है? सीपी पे। इसका मतलब नीचे क्या लिखा हुआ है? सीपी। ठीक है, जैसे ही हमने इसका फ्रैक्शन बनाया, भिन्न बनाया, तो इसमें जो सबसे नीचे लिखा है वो क्या है? सीपी है। तो मैं कहूं कि इस 20 का 15% कितना होगा, तो तुम कहोगे 3। ये परसेंटेज में समझाया था मैंने, इसीलिए पहले परसेंटेज कराया था। मैंने कहा 20 का 15% कितना होगा? 3। ठीक है, तो ये क्या है? इसका लॉस। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें 20 का सामान जो है वो 3 लॉस में बेचना है। ठीक है भाई, 20 का सामान 3 लॉस में बेचना है। 20 क्या है? इसका सीपी है। और 3 लॉस में बेचूंगा तो 17 क्या हो जाएगा? इसका एसपी हो जाएगा। 20 का सामान 3 हानि पर बेचूंगा तो 17 का बिकेगा ना, तो 17 क्या होगा? इसका सेलिंग प्राइस। तो अब यहाँ पे 20 जो है ये खरीद मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, लेकिन क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस था 80.40। 80.40, तो 20 की वैल्यू 80.40 है, 17 की वैल्यू तुम्हें निकालनी है। कैसे निकालोगे? एक की वैल्यू 80.40 बटे में 20, और 17 के लिए इंटू में 17 कर देते। मैंने 20 से इसको काटा, 20 × 80.20, 20×2 = 40, ये आ गया 4.02। 17 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 17×4 = 68, 17×2 = 24। आंसर फिर से आपका 68.34। ठीक है भाई, आप ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, क्या ये समझ में आया आपको? कोई मुश्किल नहीं है। अब ये मत बोलना कि सर यहाँ 4.02 पे कैसे कटा। 80 को 20, 20 सॉरी 80 को 20 से भाग लगाऊंगा, 20×100 = 80, 4 पे कटा। फिर पॉइंट था तो मैंने ही पॉइंट लगा दिया। अब 4 को जब 20 से काटूंगा, ऊपर से 4 ही उतरेगा ना, तो 20 से काटूंगा तो नहीं जाएगा, इसके नाम की जीरो लगी। कभी तुम सीधा काट दो, बोला जी 20×80, 20×2 = 40, 4.2 पे, गलत हो जाएगा। ऐसे मत करो, मैथ है ये। ठीक है, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा। तो ये करना था आपने यहाँ पे। ये चीज तो हो गई जो मैथमेटिकली काम करती है। ठीक है ना, ये मैथमेटिकली मैंने समझाया फ्रैक्शन से भी, और इस तरीके से ये फॉर्मूला है बेसिकली। यहाँ जो मैंने किया था ये फॉर्मूला है इसका। अब इसी चीज को थोड़ा प्रैक्टिकली भी कर सकते थे। प्रैक्टिकली कैसे करते? तुम मुझे बताओ 80.40, इसका 10% कितना होगा जब मैं इसको 10 से भाग कर दूंगा? तो जब मैं 80.40 को 10 से भाग करूंगा तो क्या आएगा? कहोगे इसका पॉइंट हटा तो नीचे क्या आ गई? 2 जीरो आ गई। इस जीरो से कटाइए, ये कितना बन गया? 8.04। क्या ये बात समझ में आई? मैंने आपको एक बात समझाई थी कि जब भी किसी नंबर का 10% निकालना हो ना भाई, तो उसको उठा के क्या करो? 10 से भाग कर दो। तो अगर मैं 80.40 को 10 से भाग करूंगा तो तुम कहोगे 10×8 = 80 पॉइंट, ये जीरो नहीं गया जीरो, और 10×4 = 40। ये क्या आ गया? ये 10% आ गया भाई। देखो, ये बात मैंने समझाई थी आपको, परसेंटेज 10% आ गया। लेकिन मुझे तो 5% और चाहिए, क्योंकि लॉस 15% का है। तो 5% के लिए क्या कर दूं? इसका 2 से फिर से डिवाइड लगा दो, तो 2×8 = 0, 2×2 = 4। ये बन गया आपका 12.06। ठीक है, ये टोटल हो गया आपका 15%। इस 15% को अगर मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो 6 और 4 10, 3 दशमलव, यहाँ 9 में से, सॉरी 10 में से 2 गए 8, और 7 में से 1 गया 6, 68.34, यह आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अब आपको लग रहा होगा बोला सर यही कर लेंगे। कोई नहीं भाई, आप कर लेना, जो अच्छा लगे वो क्या करो। मैं तो जस्ट प्रैक्टिकल सी बातें बता रहा हूँ कि कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, मैंने खुद एग्जाम में देखा है, स्टेट के एग्जाम में, कि वहां पर इस वाले मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो चीजें थोड़ी सी ज्यादा आसान होती है। और यही चीज दिमाग को समझाने की कौन सी चीज इस्तेमाल करें कि आंसर फटाक से आ जाए। ठीक है, आप पेपर में बैठ के ये मत सोचना कि कौन सा लगाऊं कौन सा लगाऊं, इतने में टाइम खत्म हो जाएगा। मैथ का पेपर जब आप मैथ सोल्व करते हो, मैथ सेक्शन, तो वो छूट जाता है, बशर्ते कि आप अगर टाइम ज्यादा लगा रहे हैं तो। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट, a person sells an article for rupees 40.60 by gaining 16% profit, find the cost price। एक आदमी 40.60 रुपए में एक वस्तु को बेचता है तथा उसे 16% का लाभ होता है,
तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहली बात तो ये ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन ये था कि सीपी से आपने एसपी निकाला था, ये दिया हुआ था, ये निकाला था। अब एसपी दे रखा है, सीपी निकालना है, उल्टा है पहली बात तो क्वेश्चन। तो जो काम मैंने अभी सिखाया था ना, ये क्वेश्चन उल्टा हो गया, तो तुम भी उल्टा कर दो उस काम को जो मैंने सिखाया था, बस इतना सा करना है। बिल्कुल सिंपल से शब्दों में लेके चलते हैं। 40.60 रुपए में एक वस्तु को बेचा, इसका मतलब सेलिंग प्राइस दे रखा है आपको 40.60, और ऐसा करने से उसे 16% का प्रॉफिट हुआ था, 16% का लाभ हुआ था, सीपी निकालना है। ये क्वेश्चन दिमाग में आ गया। तो मैंने क्या किया था, मैंने ये किया था 40.60 इंटू, यहां लाभ था तो 116/100 किया था पिछले क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि मैं सेलिंग प्राइस निकालना था, विक्रय मूल्य निकाल रहा था। मैंने कहा क्वेश्चन पलट गया तो फिर ये चीज भी पलट दो, तो इसका मतलब इसको ऐसे नहीं निकाल लो, अब इसको 100/116 निकाल। क्या बात समझ में आई? समझ में आई? नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, टेंशन मत। तुम मुझे बताओ कि एक सामान को अगर 16% लाभ में बेचूंगा, तो प्रैक्टिकल सी बात अगर करूं, 16% लाभ में कोई सामान बेच दिया, इसका मतलब 100 रुपए पे 16 रुपए कमा लिए, 100 पे 16 कमा लिए, इसका मतलब 116 का बेचा। तो कहने की बात यह कि 116 का बेचा, 116 की वैल्यू है 40.60, तो कितने का खरीदा? खरीदा तो 100 का था, तो 100 की वैल्यू निकाल दो। तो एक की वैल्यू 40.60 बटे में 116, और 100 की वैल्यू के लिए इंटू में 100 कर दो। तो भाई ये और ये चीज दोनों सेम है, और आपको बता दो यही फॉर्मूले हैं। अगर फॉर्मूला देखोगे किताब में तो ये लिखा हुआ है, लेकिन इस फॉर्मूले को फॉर्मूला समझ के क्यों कर रहे हो, इसको प्रैक्टिकल समझ के करो। ठीक है? तो या तो ये बात भेजे में घुसा लो कि इसमें उल्टा करना है, जब भी खरीदना है फिर से तो उल्टा कर दो। ठीक है? क्लियर? या फिर ऐसे याद रख लो। अब जब सोल्व करेंगे तो पॉइंट हटा, नीचे आ गया 100, 100 से कटा 100। अब 4 से काट दें, 4 दूनी 8, बच्चे 3, 4 में 36, 4 एकम 4 0, 4 एकम 4, और 4 पंजे 20। ठीक है? अब ये 29 से पूरा कट रहा होगा, पूरा पूरा आंसर जो है पूरे पूरे, तो इसका मतलब 29 से पूरा कट रहा है। और कितने पे कटेगा? 3 पे, 4 पे कट रहा है क्या? 29 चौके 4 में 36, 11, 116 ज्यादा पे चला गया, 3 पे चलेगा। ठीक है? 29 दिए 87, कितना बच गया? 13 और एक 14, 29 पंजे 5 पे चलेगा ना, 5 में 45, 5 2 4 14, 35 पे कट रहा है भाई पूरा पूरा। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगी। क्लियर है? ये 35 इस क्वेश्चन का आंसर। कैलकुलेशन तो कर लोगे ना? ठीक है, वो कर लेना तुम। तो ये हो गया इसका एक तरीका। अब इसी का दूसरा तरीका अभी अभी मैंने बताया था कि 16% लाभ पर कोई सामान बेच दिया, यानी कि प्रॉफिट 16%, तो इसका फ्रैक्शन बनाओ। 16% क्या होगा? 16/100, 4 चौके 16, 4 2500, तो ये आ गया 4/25। ये क्या है? सीपी। ये क्या है? प्रॉफिट। अब ये मत बोलना नीचे एसपी है, क्यों है भाई? भाई लाभ जो है वो 16% किस पे? सीपी पे ही तो हुआ है। ठीक है? तो सीपी है 25, 4 रुपए है प्रॉफिट, यानी कि 25 रुपए का सामान है, 4 प्रॉफिट में बेचा, तो कितने का बेचा? 25 और 4 29 का बेचा। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब मुझे बताओ, ये 40 रुपए 60 पैसे में कोई वस्तु बेची है, तो ये किसकी वैल्यू हुई? ये इसकी वैल्यू हुई। 29 की वैल्यू 40.60 है, और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। 29 की वैल्यू ये है, तो एक की वैल्यू क्या होगी? बटे में 29, और 25 की वैल्यू के लिए इंटू 25 करोगे, तो ये और ये दोनों चीजें सेम आ गई। ये दोनों सेम है। ठीक है? 29 ही काटा था हमने इसको, तो कर लोगे अब। मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आसान हो गया ये। ठीक है? तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये दोनों मेथड मैंने आपको समझा दिए। अब वो वाला मेथड मत करना जैसे उसमें कर रहे थे कि इसमें इसका 16% निकाल देंगे और फिर सोल्व करेंगे ना, ऐसे गलत हो जाए। ठीक है? तो ऐसी गलती नहीं करनी। जब सीधा चलना है तो फिर कर सकते हो, वापिस चलना हो तो फिर गलती नहीं करनी, क्योंकि जैसी ही गलती करोगे तो गिर जाओगे। बस दिमाग में ऐसे ऐसे बिठा लो कि कब नहीं करना, कब करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, आपको बता दो पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख लेना पिछले पेपर उठा के, यही क्वेश्चन आपको बार बार रिपीटेड मिलेगा। ठीक है? तो इसका तरीका क्या है? पहले तो स्टेटमेंट पढ़ के लिख दो। 12 वस्तुओं का
क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस बराबर है किसके, 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। ऐसा पहली लाइन में लिखा है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य है 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, मैंने लिख दिया। अब ये लिख दिया तो मुझे बताओ सीपी यहीं पर था, एसपी मल्टीप्लाई से कहाँ आ गया, डिवाइड में। ये 16 यहीं पर था, ये 12 मल्टीप्लाई से कहाँ आ गया, डिवाइड में। काट दो, 4 चौके 16, 4 की 12, काट दो, ठीक, नहीं काटोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से देखो, एसपी के सामने है 3, सीपी के सामने है 4। इसका मतलब 4 रुपए का सामान खरीद कर 3 रुपए का बेच दिया, तो मुझे बताओ 4 का 3 में बेचूंगा तो क्या होगा, लॉस होगा। ये पूछ रहे देखो, है ना, लॉस या हानि, ये आपसे पूछ रहा है प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। तो आप यहां से बता सकते हैं कि 4 का सामान 3 का बेचेंगे तो लॉस होगा, कितने का, 1 का, कितने पर, 4 पे, इंटू में 100%। तो कितने परसेंट लॉस हो गया, 25%। यही पूछ रहा था। तो 25% क्या है, लॉस है, ध्यान रखना, प्रॉफिट भी लिखा हुआ है, लॉस 25% हानि, तो ये इसका जवाब होगा। क्लियर है, तो ये आपको पता लगाना आना चाहिए। क्वेश्चन आ गया समझ में, ये था इसका एक तरीका। इसी को थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं, कैसे, एक साइड सीपी लिख दो, एक साइड एसपी लिख दो, ये रेशियो में चल रहा है। ये रेशियो ये है, ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं दोनों बात बराबर है, बटे में लिखो या दो बिंदियां लगा के लिखो, बात बराबर है, ठीक है भाई। अब इस चीज को थोड़ा सा फास्ट लिखने का तरीका बता रहा हूँ। देखो उसने क्या बोला, 12 वस्तुओं का क्या, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस बोल रहा है तो कॉस्ट के नीचे नहीं लिखना, इधर लिखना है। क्या ये बात समझ में आ रही है, ध्यान से अगर वो मेथड लगा रहे हो इससे फास्ट हो जाएगा काम। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य है कॉस्ट प्राइस, तो सीपी के नीचे नहीं लिखना, इधर नहीं लिखना, इधर लिखना है क्रॉस में। 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, 16 के विक्रय तो सेलिंग प्राइस है, तो इधर नहीं लिखना, इधर क्रॉस में लिखना है बस। 4 चौके 16, 4 तिये 12, यही चीज है यहां पर आ चुकी है। खरीदा है 4 का, बेचा है 3 का, क्या हो गया, 1 का लॉस, कितने पर, 4 पर, इंटू में 100%। ठीक है, दोनों सेम है। क्वेश्चन आपने ध्यान देना है कि कैसे, ज्यादा अच्छा लगा, जैसे अच्छा लगा वैसे कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक और टाइप आ गई यहाँ पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक और टाइप। अब की बार क्या है, मेथड आपको पता लग गया, ये वाला क्वेश्चन भी खूब दे रहे हैं। कह रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल। ध्यान दो यहाँ पे अब की बार एक्स लिख दिया। इफ द प्रॉफिट इज 20% देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब क्या करना है, अब पहले तो वो वाला मेथड सिखा दूं जो मैंने सबसे पहले सिखाया था, क्या था, 36 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस, 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यही था ना भाई, यही सिखाया था ना मैंने। ठीक है, तो अब यदि लाभ का परसेंट 20 है तो प्रॉफिट का परसेंट दे रखा है, तो पहले मैं क्या करूंगा, यहां से सीपी, ये एसपी आ गया इधर, ये एक्स यहीं पर था, ये 36 आ गया इधर। क्लियर है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। सीपी के सामने लिखा है एक्स, एसपी के सामने लिखा है 36। क्लियर। अब तुम मुझे बताओ यहां प्रॉफिट कैसे निकाला था, इसमें से देखो, ये सीपी है, ये एसपी है, प्रॉफिट का मतलब क्या, खरीदा कम का बेचा ज्यादा का। इसका मतलब 36 में से एक्स माइनस कर दो, ये क्या हो गया, प्रॉफिट, बटे में क्या आएगा, सीपी, इक्वल टू क्या आएगा, प्रॉफिट परसेंट। अब यहां पे आके चक्रियां खाओगे तुम, बोला जी ये नहीं समझ में आया। नहीं आया तो देख लो भाई, पिछले क्वेश्चन में ये था, ये आया था कि नहीं आया था। यहां से सीपी था 4, एसपी था 3, 4 का सामान खरीदा 3 का बेचा, तो लॉस कितना हो गया, 1 रुपया। ठीक है, ये लॉस, परसेंटेज लॉस कैसे निकाला था, इस एक को लिखा था यहाँ पे, बटे में लिखा था ये 4, इंटू में लिखा था 100%। ठीक है, इंटू में 100% को रह गया हमारा, इंटू में 100% इक्वल टू 20 के बराबर, ये तो रह गया था हमारा। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमने लिखा था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। ये ध्यान रखना, यहां क्या है, इन दोनों का डिफरेंस आया था, तो लॉस कब हुआ था, तो लॉस निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस किया था, तो प्रॉफिट के लिए क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर दो, ताकि वो क्वेश्चन आपका प्लस में चले। ठीक है, तभी तो पता लगेगा प्रॉफिट आया है। अब इसको सोल्व कैसे करना है, अब सोल्व करने में दिक्कत ना हो उसके लिए क्या, थोड़ा सा इसको हटा लो, क्योंकि ये परसेंटेज ही यहाँ पे परसेंटेज लगता है, तो परसेंटेज मैंने हटा दिया। अब क्या करना है, ये वाला एक्स इधर जाएगा, अब ये मत करना बोला 20 से ये कट गया, ठीक है, ऐसे मत काट देना। ठीक है, ये वाला एक्स इधर जाएगा, क्योंकि ये ऊपर वाला जो 100 है ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो ये एक्स इधर जाएगा, तो ये बन जाएगा 20x, एक्स इंटू 20, 20x, 100 इंटू 36, 3600, माइनस 100 इंटू एक्स, 100x,
अब ये इधर जाएगा तो कितना बन गया 120x, इधर कितना बच गया 3600, जीरो से जीरो कटा, 12 से ये 30 पे कटा, x की वैल्यू 30 आ गई, क्वेश्चन हो गया सोल्व। लेकिन एक बात देखो यार, इतने बड़े बड़े सॉल्यूशन करोगे फिर तो कर दिया तुमने पेपर, इतने से तो पेपर में दिक्कत आएगी ना, टाइम ज्यादा लगेगा। तो फिर इसका तरीका क्या है? अब तरीका बिल्कुल आसान सा है भाई। अगर तुम्हारे भेजे में इतनी बात आ गई तो फिर क्वेश्चन तो आसान ही है। क्या? अब मुझे एक बात बताइए, यहां पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब जो सीपी की यानी कि एक्स की जो वैल्यू है वो इस 36 से कम होगी, और मैं ऐसी वैल्यू ऑप्शन से देख के रख लूंगा और वहीं से आंसर कैलकुलेट करूंगा। मैं जरूरी है इसको सोल्व करूं पूरा? मैं ऑप्शन से उठा लूंगा। मैंने ए ऑप्शन उठा लिया, यानी कि मैंने एक्स की वैल्यू को 30 उठा लिया। ठीक है भाई, अब 30 उठा लिया तो तुम मुझे बताओ, खरीदा है सामान 30 का, बेचा है 36 का, तो कितना प्रॉफिट हो गया 6 का। कितने पर? 30 पर। और कितने परसेंट हुआ? इंटू में 100%। मैंने कहा जीरो से जीरो कट गए, 3 से 2 पे कटा, और 10 दूनी हो गया 20%, यानी कि 20%। वो भी कह रहे हैं 20% प्रॉफिट हुआ। तो इस ऑप्शन से ये सेटिस्फाइड हो गया, ये आंसर है, खत्म। काहे के लिए एक्स को क्रॉस क्रास में मल्टीप्लाई करें? क्लियर है? बात आई समझ में? तो ये करना है इसके लिए, ना कि आप पूरा डिटेल से सोल्व करें। आप दिमाग लगाओ, ये कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में घुसाया है पहले मैंने। ठीक है, दिमाग में ये आ गया तो फिर क्वेश्चन करना आसान है। अब बच्चे मन में ये आ रहा होगा, बोला जी वो छोटे वाले मेथड से तो बता दो, वो वाला ज्यादा अच्छा लग रहा था। अरे वो भी तो यही है। क्या? एक साइड सीपी, एक साइड एसपी। उसने क्या बोला कि 36 वस्तुओं का सीपी, तो यहाँ पे लिखना है 36, एक्स वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो इधर लिखना है एक्स। अब एक्स की वैल्यू कहां से उठा लें? यहां से उठा लें। मैंने एक्स की वैल्यू ए ऑप्शन से उठा ली, 30 आ गई। ठीक है, काट लो, 6 पंजे 30, 6 6 36। अब बोला जी काटे क्यों? उसमें तो नहीं काटे थे। अरे काटोगे तो भी आंसर आएगा, नहीं काटोगे तो भी आंसर आएगा, टेंशन ना दिया करो बस। ठीक है, तो इधर 5 6, 5 का सामान 6 में बिका, एक का प्रॉफिट कितने में? 5 पे इंटू में 100%, आ गया आपका 20%। ठीक है, इससे नहीं आए फिर दूसरी रख के देख लेना, फिर तीसरी रख के देख लेना, और मुंह जुबानी रख के देख लेना, ऐसी हो जाएंगे। यहां मुझे लिख के सोल्व करना पड़ रहा है ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं। ठीक है, इसलिए लिखना पड़ रहा था। चलो अगला क्वेश्चन ले लें फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजा भाई नेक्स्ट। आ गया है, ये तुम करके दिखाओगे अब। जल्दी से फटाफट वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन का आंसर करके देखो। Cost price of X article is equal to selling price of 16 article. If loss is 25%, then find the value of X. X वस्तु का क्रय मूल्य CP SP। X वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है भाई, क्रॉस में लिख देना। यदि लॉस 25% है तो तुम मुझे बताओ लॉस कब होगा? जब 16 का सामान 16 से कम का बिकेगा। तो 16 से कम जो है वही आंसर है, और बाई चांस सारे ही आंसर 16 से कम दे रखे हैं। तो अब मुझे बताओ एक्स की वैल्यू ऑप्शन ए के हिसाब से कितनी ले ली मैंने? 15। 16 का सामान 15 का बिका, तो एक का लॉस कितने पे? 16 पे इंटू में 100%। जब मैं काटूंगा तो यहाँ पे फ्रैक्शन में आ रहा है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन आंसर नहीं है। यहाँ तो पूरा पूरा 25 आना चाहिए ना, इसको सोल्व करूंगा फ्रैक्शन में आएगा, तो ये आंसर नहीं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे अगला आंसर है 12, तो 12 रखूंगा, तो 4 चौके 16, 4 तिये 12, 1/4 और 1/4 होता है 25%, यही आंसर है, 12 वाला ही आंसर है। अरे करके देख लो, 16 का सामान 12 का बिका, तो कितने का लॉस? 4 का, कितने पे? 16 पे इंटू में 100%। 4 से कटा 4 पे और 4 से कटा 25 पे, आ गया ना 25% लॉस। बस ऐसे करके देख लेना। ठीक है, आंसर ऑप्शन बी। इसी का एक और फॉर्म क्या कह रहे हैं भाई? कह रहा है कि आफ्टर सेलिंग 24 आर्टिकल्स अ शॉपकीपर गेन्स बाय सेलिंग प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। 24 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब ये वाली जो टाइप है ना भाई, सबसे पहले तो इसमें ये समझना जरूरी है, अगेन ये एक इंपॉर्टेंट टाइप है, एससी एग्जाम में आती है। इसमें यह समझना जरूरी है कि यहाँ पे जो भी प्रॉफिट और लॉस दे रखा है वो परसेंटेज में नहीं दे रखा। पहचान बता रहा हूँ, क्वेश्चन की पहचान सीख दो। ये किसमें परसेंटेज में नहीं दे रखा, ये इन टर्म्स ऑफ सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस इस टर्म्स में देगा। जैसे यहाँ पे सेलिंग प्राइस की टर्म में दे रखा है, ऐसे सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस की टर्म्स में जो है आपको यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस को देगा। तो फिर इसका तरीका क्या होता है?
इसका तरीका एक आसान सा बताऊंगा, हालांकि इसके भी दो तीन मेथड है, लेकिन एक ही तरीका बताऊंगा, उसको ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा ऐसे होगी, 24 वस्तुएं बेचने पर या 60 वस्तुएं बेचने पर या 15 वस्तुएं बेचने पर। ठीक है, तो 24 वस्तुएं बेचने पर, तो 24 वस्तुएं बेची हैं तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे कि 24 का सेलिंग प्राइस इक्वल टू 24 का कॉस्ट प्राइस। भाई 24 बेची हैं तो 24 खरीदी भी तो होंगी, तो आपने इक्वल करके लिख लेना है इस पहली लाइन को पढ़ के। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया तो अब ध्यान रखना, बेचने से 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया। इधर कुछ नहीं करना, इधर करना है। 6 के विक्रय मूल्य, तो 6 के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ यानी कि प्रॉफिट, तो इसका मतलब प्लस। अगर बोलता 6 के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस, तो फिर यहां माइनस लगाना है। तो प्रॉफिट के लिए प्लस, लॉस के लिए माइनस, लेकिन लगाना सीपी वाली साइड ही है, इस साइड नहीं लगाना। इतना अगर समझ में आ गया तो अब काम क्या करना है, सेम सेम को एक साइड करना है। सेम का मतलब क्या, ये भी एसपी ये भी एसपी, इस एसपी को इधर ले आओ, ये 6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या बनेगा, 18 का एसपी इक्वल टू 24 का सीपी। अब क्या ये पिछले वाली टाइप नहीं बन गई जो इससे पहले समझा रहा था, वही बन गई ना। यहां से एसपी, इधर से सीपी, ये 24 यहीं पर था, ये 18 बटे में आ गया, तो 6 चौके 24, 6 तिया 18। क्लियर है? अब देखो, 3 का सामान खरीदा, 4 का बेच दिया, क्या हो गया, लाभ हो गया। ये पूछ रहा था, लाभ होता है तो लाभ का परसेंटेज क्या होगा, ये देखो अपने आप सेट हो गया। यहाँ पे 3 का सामान खरीदा, 4 का बेच दिया, तो 1 का प्रॉफिट किस पे, 3 पे। अब ये मत बोलना सर पिछले वाले में तो ये वाला लिखा था यहाँ पे। अरे भाई सीपी के आगे क्या लिखा वो लिखना है, कॉस्ट प्राइस को लिखना है, इनटू में 100%। तो 100 बटे 3 करूंगा तो 33 से 1/3 भाग लगा देना 100 को, 33 पे चलेगा, एक शेष बचेगा ऊपर और जो भाग लगा रहा नीचे। आंसर ऑप्शन है। ठीक है, इजी है क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं है, कभी वैसी घबरा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन सेलिंग 17 बॉल्स एट ₹720 देयर इज ए लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बॉल। 17 गेंद 720 रुपए बेचने पर एक आदमी को 5 गेंदों के कॉस्ट प्राइस के बराबर हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य। अब एक काम करो, इस 720 को मत पढ़ो, हालांकि छुपेगा नहीं मेरे हाथ से, ये जो 720 लिखा है ना इसको छोड़ो, फिर पढ़ो क्वेश्चन को। तुम कहोगे 17 गेंद बेचने पर, पिछले क्वेश्चन की तरह हो गए ना, 17 गेंद बेचने पर, 17 बेची है तो 17 खरीदी भी है। 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि, 5 के कॉस्ट प्राइस के बराबर हानि, 5 के सीपी के बराबर हानि है तो माइनस। अब ये सीपी इसके साथ ऑपरेट होगा, 17 में से 5 गए 12, 12 का सीपी इधर 17 का एसपी। अब ये एसपी यहीं पर है, सीपी आ गया अपोन में, ये 12 यहीं पर है, 17 आ गया नीचे। अगर पूछे कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस हुआ तो कर देना ये कि 17 का सामान खरीद के 12 का बेच दिया, तो क्या हो गया, 5 का लॉस, कितने पे, बटे में 17 और गुना में 100। अगर लॉस या प्रॉफिट परसेंट पूछे, लेकिन अब क्यों यार तो ये चीज पूछी ही नहीं। क्या पूछा, उसने तो बोला कि एक गेंद कितने की खरीदी थी, तो अब उसके लिए कैसे लिखोगे, आप ध्यान दो। अब जो छोटा था ना 17 गेंद 720 में बेचने पर, तो ये जो बेचने वाला लिखा था ना, अब लिख दो 17 कितने की बेची थी, 720 की। ये 720 जो है अब 12 का कॉस्ट प्राइस हो गया, ये 17 गेंद बेची थी 720 की, रुपए रख दिए बस इसकी जगह, 12 से काट दिया, 60 पे कटा, तो सीपी क्या आ गया, एक का 60 रुपए, तो 60 रुपए आंसर ऑप्शन नंबर डी में लिखा। क्लियर है? तो ये करना था आपने इस क्वेश्चन के अंदर, ये उसी से रिलेटेड टाइप थी जो मैंने अभी करवाई थी आप। ठीक है, तो ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, पर इनको सारों को कर लेना एक बार अच्छे से। जो जो टाइप समझाई जाती है ना, उनको ध्यान से देखा करो, दिमाग में बिठाया करो कि ऐसी टाइप का क्वेश्चन ऐसे करना होता है। जितनी ज्यादा टाइप याद होंगी उतना फास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि पढ़ते ही पता लग जाता है क्वेश्चन आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो चलो फिर, गुड नाइट सभी को, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आज के लिए इतना है, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।